हेलो लर्नर, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ नेचर ऑफ द इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, और मैंने बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर देख कर आएँ, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिकॉज वो आप लोग अगर नहीं देखोगे तो ये वीडियो तो समझ में आएगी ही नहीं। आप लोग जाके वहाँ देख कर आए। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं नेचर ऑफ द इकोनॉमिक की ओर। नेचर ऑफ द इकोनॉमिक मेनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज की जाती है, इकोनॉमिक एज अ साइंस एंड इकोनॉमिक एज एन आर्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइंस में क्या होता है और आर्ट में क्या होता है। ठीक है, साइंस में जो है वो 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस। तो इट डील विद things as the void out to be and no objective to discuss the moral right to the wrong foreign things. Economic is the explanating to be there at the for justified them. देखिए, सबसे एकदम आसान तरीके में मेरे लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ये होता है कि अपना सजेशन रखना, अपना जस्टिफाई देना, अपने एक स्टेटमेंट देना। अगर किसी बिजनेस में जो है वो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो बस आप जो है उसमें अपना राय रख रहे हो, अपना डिसीजन दे रहे हो सिर्फ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप इस तरीके से रूल अप्लाई करते हो तो ये हो सकता है। मतलब एक बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए। तो आप एक वर्कर होने के तरीके से, या आप एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होने के तरीके से, लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट होने के तरीके से जो है वो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो कि बिजनेस में जो है ये होना चाहिए। ठीक है, ये वो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये होना चाहिए, और जो हो रहा है वो गलत है या सही है, वो आप अपना एक राय दे सकते हो। बस इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। एंड जस्ट उसका अपोजिट देखा जाए, पॉजिटिव साइंस उसको कहते हैं जो कि बिजनेस में एक्चुअली है और जो चल रहा है। ठीक है, और क्या जो चल रहा है बस वो हम लोग देखेंगे, और बाकी का जो है वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल लेकर चलेंगे। इसका मतलब ये पूरा जीरो लेवल पे लेकर चलेंगे, और सिर्फ हम लोग ये ध्यान देंगे कि एक्चुअली बिजनेस में चल क्या रहा है, किस तरीके से बिजनेस को रन किया जा रहा है। समझ में आ गई आप लोगों को इकोनॉमिक्स एज एन साइंस। अब आते हैं एज एन आर्ट। साइंस में देख लिया हम लोग कि क्या होना चाहिए और क्या चल रहा है। अब आर्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस मेथड से जो है वो बिजनेस को चला रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक बिजनेस में। आइए पढ़ते हैं इसको, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। एज एन आर्ट इकोनॉमिक हेल्प अस टू द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, आर्ट जो है बताता है किसी भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है आर्ट। ओके, इट्स स्टडी एनेबल अस टू द नो द बेस्ट मेथड ऑफ द अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और इतने अच्छे तरीके से वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और वो मेथड भी बताता है कि आप किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई कर सकें, ताकि ऑब्जेक्टिव आपको, आउटपुट आपको बहुत अच्छे से रिसीव हो पाए, ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव हो पाए, अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिसीव हो पाए। ओके, अगर हम लोग इन शॉर्ट पढ़ेंगे, अगर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स इज़ अ बोथ science as well as an art, so it can be the summarized that the business economic is in science। बोला जाए तो इकोनॉमिक्स जो है साइंस है एज वेल एज एन आर्ट, दोनों है, क्योंकि साइंस का भी काम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो चीज़ जो है वो गलत है, या फिर ऐसा होना चाहिए, या फिर जो एक्चुअली हो रहा है वो चीज़ देख रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। और आर्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेथड बता रहा है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा है, वो किस तरीके से बिजनेस को रन करना है वो बता रहा है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए भी बोला गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों है, साइंस एज वेल एज एन आर्ट दोनों है। सो इट कैन बी समराइज दैट द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन साइंस इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक डिसिपल। सो स्टडी टू द इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व डिसीजन मेकिंग टू द साइंटिफिकली। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम लोग एक बिजनेस को जो है वो साइंस के तरीके से, अगर आर्ट के तरीके से अगर हम लोग चला रहे हैं एक बिजनेस को, तो हम लोग का क्या मोटिव होगा कि हम लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से मिल पाए, और ऐसे कोई बिजनेस में आ जाए जो कि डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाए, और ईजिली डिसीजन, क्विकली डिसीजन ले पाए। क्योंकि हम लोगों को जो है वो ज़्यादा लॉन्ग रन पे बिजनेस तो चलाना ही है, लेकिन सभी को जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए। इस वजह से जो है नेचर जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो साइंस और आर्ट दोनों पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्कोप ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसका स्कोप क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक इज अ डेवलपमेंट सब्जेक्ट, हेंस इट इज़ नो डिफिनाइट स्कोप। इसका जो है वो स्कोप बोला गया है, स्कोप बोल दीजिए या फिर नेचर बोल दीजिए, सिमिलरली सबका सेम होता है। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, या फिर मैं समझा रही हूँ उसको आप लोग अगर समझ पाएंगे, तो आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में बहुत ईजी होगा। और एग्ज़ाम से मतलब नहीं है,
आप लोगों का जो है वो मेंटालिटी थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सोच बढ़ेगा इस तरीके से। तो आइए आज पढ़ते हैं स्कोप ऑफ एन इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक। ओके, तो पहला है डिमांड एनालिसिस फॉरकास्टिंग, नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके बाद है प्राइसिंग, फिर प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोडक्शन, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, थ्योरी गेम्स, इस तरीके से है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है डिमांड एनालिसिस forecasting. So business decision making depending on the accurate estimate of the demand. Demand analysis in short necessary of two reasons for the forecasting of demand and the manipulating of the demand. The chief topic deals within the demand analysis and demand determinant and demand distinction and demand forecasting. क्या कह रहा है? डिमांड एनालिसिस फॉरकास्टिंग बोल रहा है। अगर आप लोग सोच के देखें, बिज़नेस इकोनॉमिक्स अगर किसी भी बिज़नेस को सेटअप किया गया है तो वो किस मोटिव से सेटअप किया गया है कि हम लोगों का जो है वो सेल ज़्यादा बढ़े और कस्टमर जो है वो ज़्यादा डिमांड करें। सबसे पहला क्या होता है कि डिमांड एनालिसिस फॉरकास्टिंग। इसका मतलब ये हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ कि किसी भी बिज़नेस में जो है वो कौन सा लोकेशन कहाँ पे है और कस्टमर वहाँ तक रीच कहाँ पे हो पा रहा है, उसका डिमांड क्या है और वो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। इसके पीछे टू रीज़न हो सकता है ना, एक फॉरकास्टिंग ऑफ द डिमांड और एक मैनिपुलेटिंग ऑफ द डिमांड। दो रीज़न हो सकता है इसके पीछे, इसलिए बोला गया है कि डिमांड एनालिसिस फॉरकास्टिंग जो है इसका सबसे पहला स्टेप हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले इंसान जो है, एक बिज़नेस जो है, ये फाइंड आउट करता है कि एक कस्टमर को जो है वो क्या चाहिए और सबसे ज़्यादा डिमांड वो किस चीज़ का कर रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। हम लोगों को एक बार पता चल चुका है कि कस्टमर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन की ओर चलेंगे और प्रोडक्शन की ओर चलने के बाद और क्या करेंगे कि उस पर जो है वो कॉस्ट कितना बैठ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल उसका कितने में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये पूरा प्लानिंग के साथ होता है। सो इट इज़ एन एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये पूरा प्लानिंग के साथ होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। कॉस्ट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। इट इज़ एस्टिमेट टू द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप जो है एक एस्टिमेट लेकर नहीं चलोगे कॉस्ट कंट्रोल को या फिर कॉस्ट एनालिसिस को, तो क्या होगा, आपका हो सकता है कि लॉस में आपका बिजनेस चला जाए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपका ज़्यादा कॉस्ट चला जाए और सेल्स में जो है आपको कम जो है वो पैसे मिले। तो इस वजह से जो है वो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। प्राइसिंग डिसीजन, एक बार जो है आपका प्रोडक्शन हो गया, ओके हो गया, आप लोगों को पता चल गया कि मैंने रॉ मटेरियल इतना का लाया था, मेरा जो है वो कॉस्ट एनालिसिस या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पूरा बनकर जो इतने का तैयार हुआ है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस तरीके से फिर हम लोग प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं। प्राइस इज द बेसिस ऑफ द रिवेन्यू ऑफ द फर्म। और हम लोग ये प्राइस जो है ना वो किस बेसिस पे लेते हैं, रिवेन्यू के बेसिस पे लेते हैं। फॉर सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द प्राइसिंग प्रॉब्लम एज द प्राइसिंग डिटर्मिनेशन इन द वेरियस मार्केट फॉर्म। प्राइसिंग मेथड है डिफरेंट, प्राइसिंग, प्रोडक्शन प्राइसिंग एंड द प्राइस फॉरकास्टिंग। क्या कह रहे हैं, प्राइस जो है ना, सिर्फ प्राइस हम लोग यूं ही नहीं ले लेते हैं, उस पर जो है सभी चीज़ें देखते हैं कि किसी भी मार्केट में हम लोग जाकर देखते हैं कि उस मार्केट में जो है इस प्राइस का डिफरेंट मतलब इस प्रोडक्ट का जो है प्राइस वो क्या है, उससे ज़्यादा हम लोग तो नहीं रख रहे हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा कम तो नहीं रख रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। वो जो है प्रोडक्ट का उसका जो है वो क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट का क्वालिटीज़ उसका क्या है, उस तरीके से हम लोग क्वालिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कस्टमर को जो है वो हम लोग ज़्यादा अच्छा बेस्ट क्वालिटी देंगे तभी तो वो हमारी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉफिट मैनेजमेंट। एक बार हम लोगों ने डिमांड को देख लिया, फॉरकास्टिंग भी कर ली, प्रोडक्शन भी कर लिया, प्राइस भी सेटअप कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मैनेजमेंट पे। अब हम लोग जो है वो सेल्स करने के लिए बिज़नेस को मतलब बिज़नेस का प्रोडक्शन को जो है, प्रोडक्ट को, गुड्स को जो है वो निकाल दिए हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे कि हम लोग का इस साल में जो है वो प्रॉफिट मैनेजमेंट कितना हुआ है और हम लोग क्या अच्छे तरीके से प्रॉफिट उसमें मैनेज कर पाए या नहीं पाए, या फिर इस साल में जो है वो हम लोग का प्रॉफिट कितना हो पाया है प्रीवियस ईयर से, वो हम लोग सभी कुछ मैनेज करके चलेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम लोग जो है वो प्रॉफिट किस टेक्निक से अप्लाई किए हैं। हो सकता है इस साल जो है हम लोग अच्छे टेक्निक से ना अप्लाई किए हो, तो नेक्स्ट बार हम लोगों को वो अच्छे टेक्निक से अप्लाई करने के लिए एक मोटिव मिल जाए। नेक्स्ट है कैपिटल मैनेजमेंट। इट इज़ द मोस्ट troublesome प्रॉब्लम। कैपिटल मैनेजमेंट डील विद द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कह रहे हैं,
कि कैपिटल मैनेजमेंट जो है ना एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। किस लिए? कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो डील करता है किससे? एक प्लानिंग से और प्लानिंग से और कंट्रोल से। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट जो है अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो उसमें प्लानिंग और कंट्रोल दोनों होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, सब कुछ ठीक है। कैपिटल कैपिटल का मतलब क्या होता है? वैसे कैपिटल का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो बहुत बड़ा बड़ा मशीनरी जो है वो ला कर लगाए हैं तो उस पर हम लोग को कितना कॉस्ट बैठ रहा है वो सभी चीज़ हम लोग देख कर चलेंगे ना। तो किसी भी बिजनेस में जो है वो सारा चीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट पॉलिसी, सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए, एक बार जो है वो कस्टमर हम लोगों का बन चुका है, हम लोगों का प्रोडक्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने जो है कस्टमर ने हम लोगों का प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बाय भी किया और रेटिंग भी अच्छा दिया। ओके, तो उसके बाद जो है हम लोग का स्ट्रैटेजी और ज़्यादा मोटिव क्या रहेगा कि हम लोग अपना सेल्स के प्रमोशन को बढ़ाएं। इसका मतलब ये कि कस्टमर जो जिस हिसाब से चाह रहा है, कस्टमर को क्या न्यू प्रोडक्ट चाहिए, क्या सर्विस चाहिए और वो किस लेवल का जो है वो प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, हम लोग उस तरीके से अब अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और उस तरीके से सेल्स को भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉलिसी और सेल्स प्रमोशन जो है वो खुद एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो अपना सेल्स प्रमोशन को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। ओके, और ये मार्केट स्ट्रैटेजी पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी गेम्स। उसके बाद बोल रहे देयर आर द ट्रेंड टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक एंड द ऑपरेशन रिचेज, hence the techniques such as the linear programming, इन्वेंट्री मॉडल्स आर द रिगार्डिंग टू द पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि एक टेक्निक जो होता है, टेक्निक को बढ़ाने के लिए किसी बिजनेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सो आज नेचर और स्कोप जो है पढ़ लिए हम लोगों ने। और ये कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिमांड में आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।